लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट तो किया था और बहुत कम चीज़ें देखी थी। बेसिकली स्टार्ट आज ही से होना है। सर्विस टैक्स की निगेटिव लिस्ट देखने के बाद अब ये ज़रूरी हो गया है ये देखा जाए कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब हमें वो समय बता दो जब हमारा रेट और वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई हों। मींस सर्विस की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यूएशन, जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ उसकी कितनी वैल्यूएशन निकलेगी, वो वैल्यूएशन किस समय पर हम करेंगे, किस रेट से टैक्स लगाएंगे, हाँ या ना। यानी कि वो टाइम बता दो जब हमें ये मानना है कि लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, दैट्स इट। कि हमें कितना लाइबिलिटी अराइज हो रहा है पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है पेमेंट करने के लिए, वो टाइम बताओ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यूएशन रूल्स होंगे, जो रूल्स होंगे या जो टैक्स रेट होगा वो हम अप्लाई करेंगे और हम सर्विसेज देंगे, सर्विसेज पर टैक्स का पेमेंट करेंगे। क्लियर? इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। और यही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीओटी रूल्स 2011। इसमें जो हम लोग को बेसिकली रूल जो स्टडी करना है वो है रूल नंबर 3, और इसके साथ साथ इसके 2 प्रोविजो भी तैयार करने हैं। प्रोविजो 1 टू रूल 3 एंड प्रोविजो 2 टू रूल 3। हमें रूल 4 भी देखना है, हमें रूल 5 भी देखना है, हमें रूल 6, 7 और 8 तक देखना है फिलहाल। यानी जो हम लोग को बेसिक रूल पढ़ने हैं, जो अभी पढ़ने हैं, जिन पर हमें पूरा कंसंट्रेट होना है, दैट इज योर रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3। पीओटी मीन्स, जरा देखें, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मीन्स, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन अ सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड। कब माना जाएगा कि ये सर्विस प्रोवाइड की गई है। द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इनेबल्स अस, आखिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का यूज क्या है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड रेट ऑफ एक्सचेंज एंड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। हर चीज को हमें डिफाइन कर देगा। यानी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मिल जाने से अब हम हर चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कब पेमेंट करना है टैक्स को, कितना पेमेंट करना है टैक्स को, कितने वैल्यू पर पेमेंट करना है टैक्स को। क्लियर है? चलो, रूल 3 ऑफ पीओटी रूल्स 2011। रूल 3 जो बेसिक रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जब आपने सर्विसेज दी, उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है? अब या तो मैंने इनवॉइस इशू की या इनवॉइस इशू नहीं की। सर एक बात बताइए, ये इनवॉइस क्या मीनिंग क्या है? इनवॉइस का, इनवॉइस की मीनिंग क्या है पहले तो वो बताइए ना। इनवॉइस आप बार बार बोल रहे हो, तो हम सामान खरीदने गए, हमको इनवॉइस मिलता है, दैट इज इनवॉइस। अरे कैश वाउचर मिलता है, कभी कभी क्या होता है कैश रिसीट लिखा होता है, इनवॉइस नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? कैश वाउचर, हाँ है ना। तो क्या हम उसको इनवॉइस मान लें? देखते हैं। इनवॉइस की डेफिनेशन हमने यहां आगे दे रखी है, पेज नंबर 34 पर देखें। इनवॉइस कंटेंट, इनवॉइस का क्या मीनिंग हम लोग निकालेंगे उसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है। इनवॉइस का मतलब है क्या, ठीक है ना। इनवॉइस कंटेंट, इनवॉइस क्या शामिल करता है? द अफोरमेंशन्ड इनवॉइस एक्सेट्रा शुड बी साइंड बाय द सर्विस प्रोवाइडर और पर्सन अथराइज्ड बाय हिम एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सीरियली नंबर्ड। अंडरलाइन कर लें। जब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस, सुनो, हर साल फाइनेंशियल ईयर में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2014 में फिर से स्टार्ट होगा। और उस समय जो इनवॉइस नंबर हम लोग चढ़ाना शुरू करेंगे या रसीद नंबर चढ़ाना शुरू करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, हाँ है ना। और 31 मार्च 2015 तक ये चलता रहेगा। फिर एक 1 अप्रैल 2015 को फिर से हम लोग जो इनवॉइस इशू करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम
1। ये सीरियली नंबर्ड होता है। अगर मैंने इसको सामान बेचा है, ढंग से सुनना, सुबह 8:55 पर, तो उसके लिए जो इनवॉइस बनेगा इनवॉइस नंबर 1। जो 9 बजे माल बेचा है उसके लिए जो इनवॉइस बनेगा इनवॉइस नंबर 2। अब ये सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, एक के बाद सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, सिस्टमैटिक। फिलहाल इतना ही समझते हैं इसके बारे में। फर्दर सच इनवॉइस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, और उस इनवॉइस में क्या डिटेल होती है, ढंग से सुनो। सबसे पहले तो मेरा नाम पता ऊपर लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, है कि नहीं? मान लेते हैं ये इनवॉइस है, ठीक है ना, मैंने पेट्रोल भरवाया, ये पर्ची, ये उसकी क्या है, रसीद है। देखो ऊपर उसका क्या नहीं, बिजनेस वाले का नाम लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। यहाँ पर मेरा नाम रहेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा। यहाँ हम लोग जो आपको रिसीट देते हैं ऊपर नाम लिखा रहता है अपना। यहाँ पर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, हाँ है ना। इनवॉइस नंबर चढ़ा रहेगा, इनवॉइस नंबर सीरियली नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी नंबर आपको मिले। और इसके बाद लिखा रहेगा यहाँ पर पर्टिकुलर, मैंने आपको कौन सी सर्विस दी, कौन सी सर्विस दी, कौन सी सर्विस उसमें टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, दोनों अलग अलग लिखा रहता है। यहाँ पर अमाउंट आएगा, उसके नीचे टैक्स का अमाउंट आएगा, क्या आएगा, टैक्स कैलकुलेट करके अलग से शो करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जरा देखें। द नेम, एड्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विसेज, तुम्हारा भी तो नाम लिखेंगे, किसको दे रहे हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, डिटेल लिखेंगे कौन सी सर्विस दे रहे हैं और कितनी वैल्यू के दे रहे हैं, और उसके नीचे टैक्स का कैलकुलेशन होगा, टैक्स जोड़ करके हम आपको इनवॉइस इशू करते हैं। क्लियर हुआ? पक्की बात है। हाउएवर इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये तो हुआ नॉर्मल केस में इनवॉइस की मीनिंग, ये किस सेंस में है, नॉर्मल केस में इनवॉइस की मीनिंग है। लेकिन अगर हम बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लें इन एडिशन, यानी ऊपर की तो इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, जो ऊपर मैंने डिटेल बताई वो तो देनी देनी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले को। इसके अलावा कंसाइनमेंट नोट भी लिखना पड़ता है, कंसाइनमेंट नोट नंबर भी डिटेल में लिखना पड़ता है। However, in case of goods transport agency, in addition to above information, the above mentioned invoice should contain detail of consignment note, number and date. Consignment note, number and date, gross weight and other information. वेट को भी लिखना है। मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, तुमने मुझे सामान बुक करवाया कि भैया ये दिल्ली में सामान पहुँच जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये सामान यहाँ से हम दिल्ली में ले जाकर डाल देंगे, रख देंगे। तो मैं जो अब आपको इनवॉइस इशू करूँगा, मैं इनवॉइस इशू करूँगा, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर। मैं सामान खरीद बेच थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आपका सामान उठाकर केवल वहाँ तक पहुँचाऊँगा, बीच में मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मैं काम कर रहा हूँ। उस पर मैं क्या चढ़ाऊँगा, कंसाइनमेंट नोट, चालान नंबर, कंसाइनमेंट नोट नंबर एंड डेट एंड ग्रॉस वेट, कितना सामान यहाँ से आपका वहाँ जा रहा है, ये भी डिटेल उसके अलावा देनी पड़ेगी जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, चलें। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, एक बात बताओ, आप सर्विस रिसीवर हो, बैंक आपका सर्विस प्रोवाइडर है। अब आप बैंक से कहोगे हमें बिल दो, जाते हो पैसा जमा करते हो, बिल लेते हो, कुछ भी नहीं देते, न देते हो न लेते हो कुछ, ठीक है ना। बैंकिंग कंपनी के केस में इनवॉइस का क्या मतलब है, लिखा है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या कंपनीज, एंड इनवॉइस अ बिल और चालान इंक्लूड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इनवॉइस या बिल बोलोगे, एनी डॉक्यूमेंट बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड वेदर और नॉट सीरियली नंबर्ड। भाई कैश पेमेंट का अलग, कैश ड्रॉल का अलग, चेक पेमेंट का अलग, चेक ड्रॉल का, चेक रिसीविंग का अलग, मतलब हर चीज का अलग अलग रहता है। कई स्लिप रहती हैं उसमें, अलग अलग तरह की स्लिप, ड्राफ्ट बनवाना है तो उसका अलग, गिफ्ट चेक बनवाना है तो उसका अलग, हाँ है ना, ट्रैवलर्स चेक बनवाना है तो उसका अलग, सारा का सारा सिस्टम ही अलग अलग है। अब किस पर सीरियल नंबर डालेंगे, और ये स्लिप निकाल कर लेंगे, पता नहीं इसने दिया या नहीं दिया, अप्लाई किया या नहीं दिया। देखो तो एक साथ जाते 4 फॉर्म उठा लेते हैं, बात समझ रहे हैं, एक घर खराब हो गया काट करके फेंक दिया, दूसरे को उठा लिया, अब कहाँ तक सीरियल नंबर डालते रहेंगे। अब बात समझ में आई, उसके लिए लिखा है वेदर और नॉट सीरियली नंबर्ड और वेदर और नॉट कंटेनिंग द एड्रेस। तुम लोगों से पूछा जाता है केवल साइन, आप पैसा जमा करते हो केवल नीचे साइन लिख देते हो, बहुत है वो,
अब उसमें आपका एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। वेदर और नॉट कंटेनिंग whether or not serially numbered or whether or not containing address of the receiver मतलब taxable service receiver but contains the necessary information। आपका अकाउंट नंबर बैंक के पास है, that is more than sufficient, हाँ है ना, but contain the necessary information। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट वहाँ इनवॉइस कहलाएगा, क्लियर, जो ये इंफॉर्मेशन देगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अब आपको मालूम नहीं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वहाँ पर इनवॉइस का मीनिंग भी अभी मैं बताने नहीं जा रहा। लास्ट में इन केस ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आप बस में बैठे, आपने बस वाले की सर्विसेज ली, आपको टिकट मिल गया। अब बताओ टिकट पर पूछता है नाम क्या है, पता क्या है, सब पूछता है क्या? नहीं पूछता, वो केवल टिकट फाड़ता है, आपको हाथ में दे देता है, आपने पैसा दिया, झंझट खत्म। इन केस ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर द टिकट इटसेल्फ विल बी डीम्ड टू बी द इनवॉइस और बिल। तो अब आप लोग को समझ में आ गया इनवॉइस या बिल का मतलब क्या लेंगे, पक्की बात है। चलिए वापस आते हैं किस पर, उसी पेज पर जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी हम लोग शुरू भी नहीं किए, अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, इनवॉइस का मीनिंग हम लोग लेकर क्या चलेंगे। वापस आए, रूल 3 ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 में, इन केस द इनवॉइस इज इश्यूड, अब मतलब समझ में आ रहा होगा इनवॉइस का क्या मतलब है। इन केस द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हमने आपको सर्विस दे दी और उसके बाद 30 दिन के अंदर मैंने इनवॉइस इश्यू किया है अगर, तो ये मेरा पहला केस है। अगर इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो ये मेरा दूसरा केस है। मैंने आपको सर्विस दी, अगर 30 दिन के अंदर, मैंने आपको सर्विस दी 30 दिन के अंदर अगर क्या हो गया, इनवॉइस इश्यू हो गया, तो मैं पहले केस में हूं। 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो मैं सेकंड केस में हूं। बात समझना, बोलो भाई। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो गया है तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, ढंग से देखना इधर। रूल 3 बोलता है इनवॉइस इश्यूड विद इन 30 डेज, हाँ या ना, कौन सा 30 दिन, विद इन 30 डेज फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर ये तो बताओ ना सर्विस कब कंप्लीट मानी जाती है, ये भी तो नहीं मालूम हम लोग को। सर्विस दे रहे हैं, कागज पत्तर थोड़ी बेच रहे हैं, सामान थोड़ी बेच रहे हैं। अरे ये तो बताओ कब मानेंगे सर्विस कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसके लिए भी पीछे डेफिनेशन है, जरा देख लें। ये है पेज नंबर 33 पर, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर हर जगह नई चीज आ रही है, तो भाई इनवॉइस में इनवॉइस का मीनिंग हम लोगों ने समझा। अब कंप्लीशन ऑफ सर्विस का मतलब समझ रहे हैं, आखिर कब माना जाएगा कि मैंने जो आपको सर्विसेज देनी थी वो कंप्लीट हुई या नहीं। चलिए, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे केसेस में, फर्स्ट केस और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में सेम वही केस, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक ही सिस्टम है। जरा देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम वाइड सर्कुलर नंबर इतना डेटेड इतना हैज क्लैरिफाइड, यानी मुझे अगर आपको सर्विस देनी है तो मुझे जो सर्विसेज देनी है अगर मैंने वो सर्विस दे दी, केवल फिजिकल ही नहीं, उसके साथ जो ऑक्सिलरी सर्विस है वो भी अगर मैंने दे दी तो ही माना जाएगा कि कंप्लीशन हो गया किसका, सर्विस का। सर ये ऑक्सिलरी सर्विस क्या है? मान लो मैं आपके यहाँ मशीन फिट करने आता हूँ, मैं आप केवल मशीन उठाता हूँ कहीं से और मशीन फिटिंग करके चला जाता हूँ, मैंने आपको सर्विस दे दी, ठीक है ना। मैंने मशीन फिट की, केवल मशीन फिट करना मेरा काम नहीं है, मैं इंस्पेक्शन भी करता हूँ या ट्रायल बेसिस पर यह भी देखने का काम करता हूँ साइंटिफिकली कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो केवल मशीन फिट कर देना ही कंप्लीट नहीं हो गया सर्विस। बेसिकली मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ था टू सेटअप द मशीन्स, मैंने मशीन सेटअप कर दी, लेकिन उसके बाद जो मेरा ऑक्सिलरी वर्क था टू चेक दैट वेदर द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, हाँ है ना। अब मैंने मशीन चलाकर देखा काम नहीं कर रहा, मेरा काम बढ़ गया,
तो ये जो टेस्टिंग वगैरह का भी काम होता है ऑक्सिलरी सर्विसेज का, ये भी जब तक मैं न दे दूं तब तक कंप्लीट नहीं हुई सर्विस। इसका मतलब आधे में काम है। ढंग से देखें, और इसका क्या रोल है वो भी अभी बताते हैं। हैज़ क्लैरिफाइड दैट द टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन whether or service has been completed would be the completion of all the related activities that place the service provider in a situation to be able to issue of invoice। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको इनवॉइस दूंगा। मान लो मैंने केवल आपका मशीन सेट कर दिया और मैंने आपको इनवॉइस दिया 50,000 का, मेरे सर्विस कॉस्ट दो। ऐसे कैसे दे दे, मशीन सेट तो हो गई, चेक करके देख लो, पता नहीं इनवॉइस इशू दे करके चले जाओगे, पैसा लेकर के चले जाओगे, पता नहीं वापस आओगे या नहीं आओगे। मशीन तो चेक करके देखो, बोलोगे क्या नहीं बोलोगे? तो इसका मतलब कि अभी मेरी सर्विसेज पूरी नहीं हुई हैं। सर्विसेज तब कंप्लीट मानी जाएंगी कि जब मैं इतनी सर्विसेज आपको दे दूं या इतने लेवल तक की सर्विसेज दे दूं कि मैं आपको इनवॉइस इशू कर सकूं और आप उसको एक्सेप्ट कर सको, तभी हम मानेंगे कि क्या हो गई, सर्विसेज कंप्लीट हो गई। The service tax rules 94 requires that invoice should be issued within a period of 30 days from the completion of the service. Thus it is important to identify the services so completed। तो पहले तो ये बताओ आखिर किस डेट की बात कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को यहाँ पर निहत्था छोड़ देती कंप्लीशन को और कहती 30 दिन कंप्लीशन ऑफ डेट से, तो लोग क्या करते, छोटी सी कोई सर्विस छोड़ देते और जब इशू करते हो तो गया 30 दिन के अंदर, वहीं से गिनवा देते। बात समझना, छोटी सी कोई सर्विस छोड़ देते, वहाँ से गिनवा देते, वहाँ से 30 दिन के अंदर तो हो गया। अब गवर्नमेंट को वो उठापटक पसंद नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, हम एक सीधा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब माना जाएगा, वो बता देते हैं। ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज आर टू बी कंप्लीटेड सो दैट द सर्विस प्रोवाइडर इज वेरी मच कैपेबल टू इशू द इनवॉइस टू द सर्विस रिसीवर, दैट्स इट। हाँ है ना, मैं इतनी सर्विसेज आपको दे दूं कि मैं आपको इनवॉइस इशू करने लायक बन जाऊं, भले ही छोटी मोटी सर्विसेज न हुई हो, वो बात की बात है। आप मुझे ज़्यादा परेशान ना करो, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशान ना करो, गवर्नमेंट ने सीधे क्लैरिफाई कर दिया। ठीक, फिर से बात करते हैं। द सर्विस टैक्स रूल्स 94 रिक्वायर्स दैट इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज सो कंप्लीटेड। दिस वुड इंक्लूड not only the physical part of providing the services but also to the completion of all other auxiliary services या activities that enables the service provider to be in a position to issue invoice, that's it। अल्टीमेट रिजल्ट वही निकला। केवल फिजिकल सर्विसेज देने से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके साथ साथ ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं वो भी आप दो, ऑक्सिलरी जो एक्टिविटीज हैं वो भी कंप्लीट करो। क्यों भाई, आगे देखें। Such auxiliary activities could include activities like measurement। अब मैं दर्जी के पास गया, सुनो ना, मैंने टेलर मास्टर से कहा ये लो कपड़ा और मुझे कपड़ा सिल करके दो, बात समझना। अब मैंने दे दिया, उसने मेजरमेंट ली नहीं, बात समझना। उसने उल्टा सीधा कपड़ा बना कर दे दिया, क्या उसने सर्विस कंप्लीट की? उसकी सर्विस में वो मेजरमेंट पार्ट आता है, हाँ या ना। चलो मैंने एक एजेंट को फिक्स किया कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, मुझे 1000 स्क्वायर फीट चाहिए। उसने मेरे को पेपर वगैरह बनवा दिए। अब लास्ट में काम उसका कब कंप्लीट होगा सर्विस का? जब वो मुझे मेज़र करवा करके दे दे, भाई ये ज़मीन आपकी है, ये स्क्वायर फीट है, ये आपका चौहद्दी है, ये आपका मैप पर ये शो होगा, बात समझना। उसके बाद ही उसकी सर्विस कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं कि सेल करवा दिया, मैं भी लेकर के किनारे हो गया, बाद में पता चला वो तो डिस्प्यूटेड है या वो एरिया वो नहीं है जो वो बता रहा था। उसकी सर्विस कब कंप्लीट होगी? जब वो उसके ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ को भी क्या करे, कंप्लीट कर दे। ठीक, तो केवल खरीदने और बेचने से वहां पर मतलब नहीं रहेगा। टेस्टिंग एक्सेट्रा, टेस्ट का भी जो टेस्टिंग मैंने क्या कहा, ट्रायल रन। अगर हम मशीन सेट कर रहे हैं, मशीन सेटअप करने का काम है, तो मशीन सेटअप यानी वहां पर ट्रायल रन करना है कि मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। which may be essential prerequisite for identification of completion of service. However, it has been clarified that such activities, ढंग से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। However, it has been clarified that such activities do not include फिल्मसी। फिल्मसी मतलब नाट्य। इस तरह की नौटंकी ना करो कि हमने ये छोटी सी एक्टिविटीज़ बाद में की है कि नहीं, उससे हमको मतलब। और इररेलेवेंट ग्राउंड फॉर डिले इन इनवॉइस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो आपको इस लायक बनाए कि आप इनवॉइस देर से इशू कर सको। छोटी एक्टिविटी छोड़ दो, आप इनवॉइस इशू कर दो, नहीं किए हो बात की बात है, देखा जाएगा, पैसा आपने ले लिया है ना। एक्टिविटीज़ कंप्लीट मानी जाएगी उस समय जब रेलिवेंट पोर्शन खत्म हो जाएगा सर्विसेज का, दैट्स इट। अब उस ग्राउंड को लेकर के आप डिस्प्यूट क्रिएट
नहीं कर सकते। सेम नीचे वही लिखा है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी यही माना जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। वापस आते हैं पेज नंबर 31 पे। द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इधर देखें, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन 30 days या 45 days। बताया था 45 days कब लगता है, बताया था ना, कब लगता है, बैंकिंग कंपनी के केस में इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू हो गई तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू नहीं हुई तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? कहा गया 30 दिन के अंदर इश्यू हुआ तो डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इश्यू किया इनवॉइस, या डेट ऑफ पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने 30 days या 45 days के अंदर कंप्लीट होने के बाद भी इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, अब समझ में आया कंप्लीशन ऑफ सर्विस को क्यों डिफाइन किया गया था, और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, नोट करना है। चलें, रूल 3 तो समझ में आ गया। अगर डेट ऑफ कंप्लीशन है सर्विस की 1 जनवरी 2014 और इशू किया गया है इनवॉइस 15 जनवरी 2014 को और डेट ऑफ पेमेंट है 18 जनवरी 2014 को, तो आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बता सकते हो क्या? सबसे पहले तो ये देखो, जिस दिन कंप्लीट हुई है सर्विस, क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ? हो गया? 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया? हाँ, तो इन दोनों में जो पहले हो, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या है? इसका मतलब हमने रूल को फॉलो किया था। 1 जनवरी 2014 को डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, हमने इनवॉइस इशू किया है 15 जनवरी 2014 को, हमें जो पेमेंट मिला है 12 जनवरी 2014 को। बताओ क्या हमने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया है? हाँ, तो इन दोनों में जो पहले हो, तो 12 जनवरी 2000। अच्छा, मैंने सर्विसेज कंप्लीट की हैं कब? 1/1/2014 को।
हमने इनवॉइस इशू किया है 15 जनवरी 2014 को और मुझे पेमेंट मिल गया है 10 जनवरी 2014 को। बताएं कौन सी डेट आएगी? अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है तो इन दोनों डेट्स में जो पहले हो, 10 जनवरी 2014 को। अगर मैंने सर्विसेज दी हैं 1/1/2014 को, मैंने इनवॉइस इशू किया है 15 जनवरी 2014 को, मुझे पेमेंट मिल गया है 10 दिसंबर 2013 को। बात समझ में नहीं आई? डेट ऑफ कंप्लीशन है 1/1/2014 और उसके पहले ही हमको पेमेंट मिल गया। इट्स मीन्स कि एडवांस पेमेंट मिला। एडवांस पेमेंट मिला। देखिए नोट नंबर 1 पेज नंबर 33 पर दिया है। दिया है? दिया है ना? Wherever any advance by whatever name is known is received by the service provider, the provision of taxable service, the point of taxation shall be the date of receipt of each such advance. Underline कर ले, date of receipt of each such advance. तो कब हो जाएगा? 10 दिसंबर 2013। मैंने तुम लोग को एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में शुरू में ही एक बात बताई थी। जब मैंने सर्विस टैक्स स्टार्ट किया था तो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने बताया था सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोगों ने किया था। ये वही वर्ड है जिसके कारण ये आया। सर्विस प्रोवाइडेड, इन सब केसेस में सर्विस प्रोवाइडेड, और हेयर एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। क्लियर है? तो वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन गया था, हमारी सर्विस टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई। सेकंड नोट देखें, वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एज द केस में भी जो बताया है अभी ये, द लायबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स शैल अराइज टू द एक्सटेंट ऑफ सच पेमेंट रिसीव्ड। बात खत्म। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीट। आगे चले 1/1/2014 को सर्विस कंप्लीट हुई है। कब कंप्लीट हुई है? 1/1/2014 को। इस इनवॉइस इशू किया है 15 जनवरी 2014 को, और जो हमें पेमेंट मिला है 15 मार्च 2014 को, और जो हमें पेमेंट मिला है वो मिला है 18 जनवरी 2014 को। बताओ कौन सी डेट लेंगे? अगर 30 दिन के अंदर नहीं है, अगर 30 दिन के अंदर नहीं है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 1/1/2000 ले बेटा, अब निपट, कुछ नहीं कर सकते। अब क्लियर हुआ? अगर 30 दिन के अंदर नहीं इनवॉइस इशू हुई है कंप्लीशन ऑफ सर्विस के, तो डेट ऑफ इशू ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नोट कर ले इस क्वेश्चन को। यानी जितना भी अभी तक पढ़ा उसका ये जेस्ट है। अब जानते हो इसका फर्क क्या होगा? ये भी समझ लो। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब समझो। इसी डेट का रेट ऑफ टैक्स लगेगा, इसी डेट में जो वैल्यूएशन रूल्स हमको प्रेस्क्राइब करते हैं वही वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे, और इसी डेट से हम ये फाइनल कर पाएंगे कि अप टू व्हाट डेट आई हैव टू पे द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। मीन्स हमारी सर्विस टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने की डेट क्या है। यानी यही वो दिन है जो अब हमें आगे की पूरी प्रोसीजर को डिफाइन करेगा। अब क्लियर है कि हम लोगों ने ये क्यों डिफाइन किया?
फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 3, फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 3 दिया है ना, प्रोविजो 1 टू रूल 3 दिया हुआ है। ये अप्लाई होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। ये पेज नंबर 33 पर देख लें, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन में जाएं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब दिया हुआ है। पहले एक बात बताओ, हम जो आप लोगों को दे रहे हैं एक तरह से देखो तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। एक दिन में सर्विस नहीं खत्म हो रही, 2 दिन में सर्विस नहीं खत्म हो रही, पता भी नहीं है 2 महीने में खत्म होगी, 3 महीने में खत्म होगी, हो सकता है 3 महीने का 4 महीना लग जाए। ठीक, जरा देखते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, कोई नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। कंटिन्यूअसली सर्विसेज क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोवाइड की जा रही हैं और ऑन रिकरेंट बेसिस यानी रेगुलर बेसिस पर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई सर्विसेज दी जाती हैं रेगुलर बेसिस पर तो वो हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में डालेंगे। विद द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट पीरियोडिकली और फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस बेसिस पर कि हमें पेमेंट टाइम टू टाइम मिलेगा या कुछ समय के अंतराल में मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर है, पक्की बात है। दूसरा, एक और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, केवल यही नहीं होता, ये तो पहली चीज़ तो डिफाइन करने के लिए हो गई। अब कोई भी सर्विस जो तुम्हारे सामने आएगी अगर कंटिन्यूअस सप्लाई होती है 3 महीने से अधिक तो आप उसको डेफिनेशन में रख दोगे, पुट कर दोगे, दैट इट इज आर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है दूसरा, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ नोटिफिकेशन, अंडरलाइन कर ले नोटिफिकेशन, इन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस टू बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये भी चीजें हमारी क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और जानते हो कितनी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने कर रखा है अलग से, नीचे दिया हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दिया हुआ है। ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, डेफिनेशन में तो नहीं किया था, डेफिनेशन के बाहर जो नोटिफाई किया है वो नीचे मैंने बता दिया है कौन सी 2 सर्विसेज है जिनको नोटिफाई किया है। पहला कौन सा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, और दूसरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। ये हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कोई भी सर्विस जो 3 महीने से लगातार ज़्यादा दिया जाएगा वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों को नोटिफाई किया है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को और वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर हुआ? तो ये ना समझ लेना केवल टेलीकम्युनिकेशन और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये तो उसके अलावा है जो 3 महीने से रेगुलर बेसिस की होती है। ठीक है, वापस आए पेज नंबर 31 पे। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अब समझ में आया हम किसकी बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द प्रोविजन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द सर्विस इज डिटरमाइंड पीरियोडिकली, जहां पर चलो तुम लोग मेरे यहाँ पढ़ने आए, तुम लोगों ने कहा सर हमको टैक्स करना है। मैंने कहा ठीक है, टैक्स की क्लास का इतना फीस लगेगा, कब तक खत्म हो जाएगा बेटा, 4 महीना लगेगा। ठीक है सर, हम 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देंगे, एक 2 महीने बाद, एक बाकी 2 महीने बाद, यहाँ एक आज ले लीजिए, एक 2 महीने बाद देंगे। देखो तो पीरियोडिकली पेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। यहाँ तुमने कहा सर हम हर महीने 1-1 हज़ार रुपये करके देंगे, हर महीने 2-2 हज़ार करके देंगे, एक फिक्स इंटरवल हो गया, यहाँ फिक्स अमाउंट आपको मिल रहा है। फिर से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द प्रोविजन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द सर्विस इज डिटरमाइंड पीरियोडिकली on the completion of an event in terms of a contract which requires the receiver of service to make any payment, सुन लो तुम्हारे बारे में बोल रहा है, which requires the receiver of service to make any payment to service provider, तुम लोग की ओर से जो मेरे पास पेमेंट आएगा, the date of completion of each such event, हर एक ऐसे इवेंट के खत्म होने पर, कौन से कोर्स के खत्म होने पर, मान लो तुम 2 सब्जेक्ट के लिए है, टैक्स कॉस्ट, टैक्स खत्म होने पर तुम पेमेंट करोगे, कॉस्ट खत्म होने पर इतना पेमेंट कर दोगे, हो गया बात खत्म। अब आइडेंटिफिएबल है ना, जैसे ही कॉस्ट खत्म हो गया इतनी फीस आ जानी चाहिए, कॉस्ट खत्म हो गया इतनी फीस आ, कहने का मतलब ये है। या मैंने तुमको इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की 6 माले की बिल्डिंग बनाओ, 2 माला बना लोगे हमसे 2 करोड़ ले लेना, 4 माला बनाओगे तो 2 करोड़ और ले लेना, 6 माला बना लोगे तो बाकी 10 करोड़ और ले लेना। इस तरह से पीरियोडिकली जिसको हम डिटरमाइन कर सकें, जरा ढंग से देखें। In case of continuous supply of service where the provision of whole or part of the service is determined periodically on the completion of an event in terms of a contract which requires the receiver of service to make any payment, जो सर्विस रिसीवर से उम्मीद करता है कि इतनी इतनी घटना घटने के बाद आप इतना इतना पेमेंट करोगे।
क्लियर है। और हर इस एक इवेंट को हम लोग जो एक शॉर्टकट नाम देंगे दैट इज टू बी नोन एज माइलस्टोन। क्या नाम देंगे? माइलस्टोन। तो एग्जाम में अगर माइलस्टोन वर्ड आ जाए तो बात समझ लेना बेटा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 3 की बात कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा है। तो माइलस्टोन वर्ड एग्जाम में दे सकता है, बच्चे सोचेंगे नॉर्मल है, तुम लोग नॉर्मल मत समझना, उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट मानना। चलो, ईच सच इवेंट कॉल्ड एज माइलस्टोन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इनवॉइस आर रिक्वायर्ड, ये मत समझना यहाँ पर इनवॉइस इशू नहीं होती। जैसे मान लो 2 माले की बिल्डिंग इसने बनाई, बनाना 6 माले का था, 2 माले की बिल्डिंग बनाई, ये सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस रिसीवर। जैसे ही इसने 2 माला कंप्लीट किया, मुझे इसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। 2 माला जैसे ही कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीशन हो, इवेंट खत्म होने पर वहां से 30 दिन ले लो, यानी वहां तक की इनवॉइस रेज होनी चाहिए थी 30 दिन के अंदर, वो 2 माला, ये नहीं कि 6 माले का इंतजार करो, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नीचे, नोट इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन। अंडरलाइन कर लो माइलस्टोन को, कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन। ईच सच इवेंट, आगे लिख लो माइलस्टोन के आगे, ईच सच इवेंट, हर एक ऐसे घटना के कंप्लीट होने पर, इवेंट के कंप्लीट होने पर। क्लियर? खत्म हो गया ये फर्स्ट प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो देखते हैं। होता क्या है कभी कभी कि मेरे पास जो टाटा इंडिकॉम वाले हैं वो आया बिल लेने, वॉकी का, पीएनटी का, उसका बिल बना 770 रुपीज़। मैंने उसको 1000 रुपये दे दिया, अगली बार एडजस्ट करवा लेना। क्या जरूरत है हम 230 रुपये उससे वापस मांगे? बात समझना। मैंने उसको 1000 का नोट दिया, मैंने कहा अगली बार एडजस्ट करो, उसने 1000 रुपये की रसीद काटी और चला गया, जबकि मेरे हाथ में बिल कितने का आया? 770। और ये नॉर्मल केस है, 4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये नहीं होता तो आप उतने की रसीद कटवा देते हो, बात खत्म, वो अगले बिल में एडजस्ट हो जाता है। अब सोचो, अब उस 2 रुपये 4 रुपये के लिए सामने वाली कंपनी हमको अलग से बिल रेज करेगी? क्या पॉसिबल है? कितनी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा उस कंपनी को इस तरह के केसेस में। यहाँ तो फुटकर लेकर चलना पड़ेगा, चेंजर, मनी चेंजर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, ये फुटकर सामने वाला दे देगा, तो वो काम नहीं कर सकते। ज़रा देखें, उसी के लिए बनाया गया स्पेशली। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस वेयर पेमेंट अप टू ₹1000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस्ड अमाउंट, स्पेशली उसके लिए बनाया गया है, लेकिन ये चीज़ सब पर अप्लीकेबल है, ध्यान में उन्हीं को रखा गया था, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन केस वेयर पेमेंट अप टू ₹1000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस्ड अमाउंट, जितना इनवॉइस का अमाउंट था, आपने हमको बिल बना कर दिया 600 रुपये का, मैंने आपको 800 दे दिया, आपने बिल दिया हमको 6000 का, मैंने 7000 जमा कर दिया, कर सकते। वेयर द प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स अ पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस्ड अमाउंट, जितना इनवॉइस में अमाउंट लिखा था उससे ऊपर 1000 रुपये तक का एक्सेस, 1000 रुपये के अंदर का एक्सेस हो, यानी 600, बिल बना 8000 का, 8500 मिल गया, बिल बना 8000 रुपये का, 8800 बन गया, ठीक है। बिल बना 8000 का, 9000 मिल गया, ठीक है। बिल बना 8000 का 9.5 नहीं हो सकता, 1000 के अंदर तक की लिमिट की बात कर रहा है। तो वेयर द प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स अ पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, the point of taxation to the extent of such excess amount at the option of the provider। बात समझ में आई? ये उसके ऑप्शन पर अब डिपेंड करेगा सर्विस प्रोवाइडर के कि वो इनवॉइस इशू करे या ना करे। अगर उस एक्सेस के लिए इनवॉइस इशू नहीं करता अलग से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी उस हरासमेंट से उसको किनारे किया गया। शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस एज द केस में रैदर देन पेमेंट। तो अब उसको जो सर्विस टैक्स का पेमेंट करना है किस बेसिस पर करना है? अगली इनवॉइस के समय पेमेंट करे या इसी समय पेमेंट बेसिस पर पेमेंट कर दे, वो उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है ना। बोलो, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस शैल बी डिटरमाइंड, यानी उस पर्टिकुलर एक्सेस अमाउंट की बात कर रहा है। 8000 की जगह जो मैंने 8500 रुपये पेमेंट कर दिया, उस 500 रुपये के बारे में बोल रहा है, क्योंकि 500 का तो इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं, लेकिन उसको पेमेंट मिल चुका है, उसको पेमेंट मिल चुका है। मुझे देना कितना था उसको? 8000। मैंने दे कितना दिया? 8500। मुझे बिल कितने का मिला? 8000। उसने मेरे ऊपर बिल कितने का लिखा था? 8000। मैंने उसको दे कितना दिया? 8500। पेमेंट तो मुझे 500 ज़्यादा उसको दे दी, उसको 500 ज़्यादा मिल गया,
जबकि उसने इन्वॉइस कितने का चार्ज किया था 8,000। तो हम 8,000 के लिए तो नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे, डेट ऑफ इन्वॉइस, डेट ऑफ पेमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन इन 500 रुपये के लिए वर्ड लिखा हुआ है एट द ऑप्शन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉइस, और यानी कि अगले महीने जो अब नया बिल बन करके आएगा, और द डेट ऑफ पेमेंट उसकी मर्जी है, या कंप्लीशन ऑफ सर्विस उसकी मर्जी। ठीक है ना, पक्की बात है, ये उसके ऑप्शन के ऊपर छोड़ दिया गया है। पर्पस ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन as a measure of added facilitation, an option has been provided to determine the point of taxation in respect of small advances up to ₹1,000 in excess of the amount indicated in the invoice। अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा आ गया भैया तो फिर नॉर्मल रूल में ही चले जाओ, ठीक है ना। Such provision is expected to address the accounting problem faced by service provider in telecommunication credit card businesses who regularly receive minor excess payment from their customers। छोटे मोटे उनको ज़्यादा पेमेंट मिलते रहते हैं हमेशा, लगभग हर एक कस्टमर से, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो अभी तक हम लोगों ने रूल 3 पढ़ा और उसके 2 प्रोविजो देखे, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो। रूल 3 में हम लोगों ने देखा कंप्लीशन ऑफ सर्विस के बाद इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू हुई या नहीं हुई। फर्स्ट प्रोविजो देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। सेकंड प्रोविजो हम लोगों ने देखा एक्सेस ऑफ ₹1,000, इनवॉइस से 1,000 रुपये तक का एक्सेस अमाउंट। कोई दिक्कत हो तो बोलो। इलस्ट्रेशन दिया है पेज नंबर 33 पर। हाँ, पढ़ लें, खुद करें, हमसे ना पूछें। करवाया है अभी अभी, 2 मिनट है, जल्दी से करें। जो प्रॉब्लम आ रही है वो है पॉइंट नंबर 4 में, ज़रा देख लेते हैं उसको। 5 सितंबर को डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है। 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हुई या नहीं, पहले तो वो देखें। नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हमको एक अमाउंट मिला था 3 सितंबर को, तो अर्लियर तो यही हो गया, तो उस अमाउंट के लिए 3 सितंबर, 3 सितंबर, और दूसरा अमाउंट हमको मिला है 20 सितंबर को। तो 5 सितंबर और 20 सितंबर में कौन पहले आ जाएगा? 5 सितंबर। तो बाकी अमाउंट के लिए 5 सितंबर, खत्म हो गया। चलें, अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, रूल 4 की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अगर बच्चे फंसेंगे तो गए इसी में, रूल 4 में ही पूरा फंसने की उम्मीद है, बच्चे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। होता क्या है, सुनो, प्रॉब्लम कहाँ आती है जरा ढंग से देखना। रूल 4 है जो बताता है चेंजेस इन टैक्स रेट्स। क्या बताता है? टैक्स रेट्स में चेंजेस हो गए। ये सर्विस है, प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडेड, और हो सकता है जो टैक्स रेट चेंज हुआ है वो बाद में हुआ हो, सर्विसेज देने के बाद, या हो सकता है जो टैक्स रेट चेंज हुआ है वो कब हुआ हो? सर्विस देने के पहले। हाँ या ना? ये 2 केस आ सकते हैं। देखिए आपके सामने एक चार्ट बना होगा, फर्स्ट कॉलम उसी का बना हुआ है। इन केस टैक्सेबल सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड,
सर्विसेज दे दी जा चुकी हैं और उसके पहले टैक्स रेट में चेंजेस आ गया ये, और उसके बाद टैक्स रेट में चेंज आया। ठीक, जो यहाँ पर बना हुआ है पहले ये बना हुआ है, बाद में ये बना हुआ है। सर्विसेज दी और उसके पहले टैक्स रेट में चेंज आ गया। चलो, हमें इससे अभी तक कोई मतलब नहीं था, इस लाइन से अभी तक हमको कोई लेना देना नहीं था। हुआ क्या है कि जो हमारी डेट ऑफ इनवॉइस है, सर्विस देने के 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर जो भी केस हो वो, या डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट, अब तक हम लोग देखते थे 30 दिन के अंदर है तो इन दोनों में से जो पहले हो। लेकिन अब सर्विस टैक्स चेंज हो गया है इसके पहले ही। अगर सर्विस टैक्स चेंज हो गया तो हम किस रेट को लें, पहले वाले को या बाद वाले को? कैसे डिफाइन करोगे? नहीं समझ में आया। सर्विस टैक्स रेट हमारा इसके पहले क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। मैंने सर्विस दी, अब हो सकता है मुझे आपसे जो पेमेंट मिला हो इसके बाद मिला हो, जो मैंने इनवॉइस इशू की इसके बाद की। जब सब बाद में है तो टेंशन कितने है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हाँ या ना? अच्छा, हो सकता है पेमेंट मुझे इसके पहले मिली हो, नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? और इनवॉइस मैंने बाद में इशू किया हो, तो किस डेट का टैक्स रेट लेकर के चलोगे? जरा ढंग से देखें। फर्स्ट, बिफोर द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। मैंने सही लिखा था, ये भी सही है, वही चीज है। बिफोर द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, ढंग से देखेंगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइड की गई है और उसके बाद चेंजेस आए हैं, यही तो मैंने लिखा था, सही है। चेंजेस इन टैक्स रेट, उल्टा नहीं सीधा ही बना था। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, क्योंकि वर्ड लिखा है सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर द चेंजेस इन टैक्स रेट, बिफोर द चेंजेस इन टैक्स रेट। ठीक, यानी इस डेट के बाद हमारा टैक्स रेट में चेंजेस आया है। इसमें 3 कंडीशंस बनी हैं। पहली कंडीशन, इनवॉइस इज इश्यूड। इनवॉइस कब इश्यू किया गया? अब सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया, हो सकता है मुझे इनवॉइस इसके बाद इश्यू किया गया हो सकता है पेमेंट भी इसके बाद आई हो सकता है इनवॉइस यहां इश्यू किया गया हो, पेमेंट इसके बाद आई हो सकता है पेमेंट यहां आ गई हो, इनवॉइस यहां इश्यू हुई हो। क्लियर है? नहीं? पक्का? अगर हम मान लें दोनों आफ्टर, ढंग से देखें, इनवॉइस भी आफ्टर है और पेमेंट की डेट भी आफ्टर है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। इनवॉइस भी आफ्टर और पेमेंट की डेट भी आफ्टर, तो जो हमारा नॉर्मल रूल है, डेट ऑफ पेमेंट और इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, विच एवर इज अर्लियर। पक्की बात है? बोलो ना। अब इनवॉइस, पहले इनवॉइस कब इशू की गई है मालूम है? यानी इस आफ्टर के पहले, बीच में यहां कहीं, और पेमेंट जो मुझे मिला है यहां कहीं मिला है इसके बाद। ठीक है ना? पेमेंट यहां मिला है, इनवॉइस यहां। अब दोनों के बीच में यहां टैक्स रेट कुछ और, यहां टैक्स रेट कुछ और था। बोलते क्यों नहीं? तो इनवॉइस प्रायर है जबकि पेमेंट आफ्टर है। क्या करें कि सरकार को चूना ना कोई लगा पाए? कॉमन सेंस की बात यूज करते हैं अभी थोड़ी देर में। तीसरा केस हो सकता है इनवॉइस बाद में इशू की गई हो और पेमेंट पहले ही मिल गया हो, यानी यहां पेमेंट मिल गया और यहां इनवॉइस इशू की गई।
जब हमें पेमेंट पहले मिल चुकी है तुमसे और ये हमने वादा कर दिया था कि मैं ये काम करूँगा तुम्हारे लिए इस पेमेंट पर, अब क्या सरकार के रूल चेंज करने से हम तुमसे ज़्यादा मांग सकते हैं? कैसे हम मान जाएंगे? तुम दोगे ही नहीं ना एक्स्ट्रा। तुम तो कहोगे सर आपने तो वही बात की थी, आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अब मैं कैसे समझाऊं घर घर जाकर कि गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया? हाँ है ना? तो डेट ऑफ पेमेंट, ये तो बड़ा आसान है। डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा केस बता रहा है, इसमें मिस्टेक है, इसमें मिसप्रिंट है, उसको सही कर लो। वर्ड लिखा हुआ है प्रायर टू द चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, सेकंड वाले में उसके आगे लिखा हुआ है प्रायर, उसको प्रायर को काट कर लिख दो आफ्टर द चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। प्रायर टू वर्ड को काट दो, आफ्टर द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इधर देखो, इनवॉइस पहले हो गई और पेमेंट बाद में। आंसर गलत है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। उसको काट करके लिख लें, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यही चीज तो यहां पर भी है। मैंने आपको बिल बना करके दे दिया कि भाई आपसे हमको इतना पेमेंट लेना है, बिल बना कर दिया, कुछ दिन बाद मैं कहूँ ना 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 वो गलत चढ़ गया था, वो जरा इनवॉइस वापस करना, ये नई इनवॉइस ले लो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है नई इनवॉइस ले लो? जिस चीज़ पर एग्रीमेंट हो गया सो हो गया। अब बात समझ में आई? यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस, और यहाँ क्या आ जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट। देखो तो ये हम लोग की सहूलियत के लिए ही है, पक्की बात है ना? एसएससी बेचारा भ्रम में ना आए, प्रॉब्लम में ना आए, ना सर्विस प्रोवाइडर ना सर्विस रिसीवर। तब जब सर्विस देने के बाद टैक्स रेट्स में चेंजेस आए हों, ये तब एप्लीकेबल है जब सर्विस देने के बाद टैक्स रेट्स में चेंजेस आए हों, तो हमारी सहूलियत देखी गई। लेकिन सर्विस देने के पहले अगर टैक्स रेट में चेंजेस आएंगे तो गवर्नमेंट अपनी सहूलियत देखेगी। अब बात समझ में आई? सीधी सी हिसाब है भाई। सर्विस देने के बाद अगर टैक्स रेट में चेंज आया है तो गवर्नमेंट हम लोगों की सहूलियत देखी कि हम लोगों के आपस में बीच में डिस्प्यूट ना हो। लेकिन सर्विस देने के पहले अगर टैक्स रेट में चेंज आया है तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा तेरे को टैक्स रेट पढ़ लेना चाहिए था ना, तुम अब हमें मूर्ख बना रहे हो। पहले चेंज हो चुका है, बाद में तुम सर्विस दे रहे हो, तो इसका मतलब अगर इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में चेंजेस ला रहे हो तो हमको तो तुम मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अब यहाँ तुम। अब बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट उस प्लानिंग को क्या करेगी? रोकेगी। कैसे रोकेगी जरा देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, सर्विस प्रोवाइड है लेकिन यहां पर चेंजेस इन टैक्स रेट्स हैं, बोलो चेंजेस इन, और उसके बाद हमने सर्विस प्रोवाइड की है। क्लियर है? बोलते क्यों नहीं? वर्ड लिखा हुआ है सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड आफ्टर द चेंजेस इन इफेक्टिव, सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड आफ्टर द चेंजेस इन टैक्स रेट्स। अब क्लियर हुआ? सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड आफ्टर द चेंजेस इन टैक्स रेट, टैक्स रेट चेंज होने के बाद हमने सर्विस प्रोवाइड की है। इसको पढ़ने से शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन हो, ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा। क्लियर है? देखिए सेम वही कहानी अब फिर बनेगी 3 बार। पहली स्टोरी है, हमने इसके पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, हमने इसके पहले ही पेमेंट रिसीव कर लिया, सर्विस बाद में प्रोवाइड की। हो सकता है सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जब बना था, दोनों चीजें प्रायर है, इनवॉइस भी पहले और पेमेंट भी पहले। अगर दोनों चीजें प्रायर हैं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल रूल, डेट ऑफ पेमेंट और इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, यानी वहां पर तो प्रॉब्लम ही नहीं होंगी जब हमारा टैक्स रेट के बाद दोनों हुआ था या टैक्स रेट्स के पहले दोनों हुआ था। दूसरा, प्रायर टू द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इश्यूड। इनवॉइस कब है? प्रायर।
लेकिन पेमेंट का क्या है, आफ्टर द चेंजेस इन टैक्स रेट्स। इधर देखिए, पेमेंट हमको यहां मिल सकता है, हमको पेमेंट यहां मिल सकता है, कभी भी, इसके बाद कभी भी मिले, इसके बाद कभी मिले, लेकिन इनवॉइस कब इशू किया गया था, यहां। पेमेंट आफ्टर, क्या लिखा है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। होगा क्या, लोग सरकार को मूर्ख बनाएंगे, बैक डेट में इनवॉइस काट देंगे, नहीं नहीं ये टैक्स रेट ये वाला लगेगा, इधर टैक्स रेट कम था ना, ये वाला लगेगा, और इनवॉइस बैक डेट में काट देंगे, गवर्नमेंट बेचारी मूर्ख बन जाएगी। हाँ या ना, लोग वहाँ पर टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, टैक्स प्लानिंग क्या, टैक्स इवेजन कह लो, जो गैर कानूनी है। तो सरकार ने कहा हम तुम लोग के इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, हम सीधे सीधे कह रहे हैं जो गया सो गया, अब ये हम जानते हैं डेट ऑफ पेमेंट। अब गवर्नमेंट अपनी सहूलियत देख रही है, अगर हम इसको अलाउ कर दें तो गवर्नमेंट क्या, लोग क्या करेंगे, बैक डेट से इनवॉइस काट देंगे, अगर यहाँ सहूलियत बनेगी, अदरवाइज यहाँ सहूलियत बनेगी तो यहाँ से इनवॉइस काटेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें उससे मतलब नहीं है, आपको पेमेंट जिस दिन मिला है ना, बात खत्म करो, ठीक, डेट ऑफ। अच्छा, पेमेंट हमको पहले मिल चुका है और इनवॉइस हमने बाद में काटा है, बोलो, और पेमेंट हमको पहले मिल गया। क्या यहां पर गवर्नमेंट को मूर्ख बनाया जा सकता है? हाँ। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर हम मूर्ख नहीं बनेंगे, लोग क्या करेंगे, बैक डेट में रिसीविंग दिखा देंगे, ठीक। इसके लिए क्या बताया गया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, पक्की बात है ना, डेट ऑफ इनवॉइस। क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आई बात? ये नोट करना है या ये ठीक, हटा दे इसको। अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और उसके बाद टैक्स रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो कस्टमर की यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा देख ले, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैंने सर्विस बाद में दी और उसके पहले टैक्स रेट्स में चेंजेस आ गए, टैक्स रेट में चेंजेस आए, उसके बाद सर्विसेज दी हैं। तो यहाँ पर अब झोलझाल हो सकता है, गवर्नमेंट को हम लोग चूना लगा सकते हैं आराम से। टैक्स रेट चेंज हो गया है, अच्छा अब मुझे सर्विस देनी है, अच्छा आज अगर सर्विस देंगे आज की डेट में तो टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा, बैक डेट में जाते तो आसानी पड़ती, चलो चलो पिछले डेट पे इनवॉइस काट दो। अच्छा गवर्नमेंट कहती है इनवॉइस की डेट से नहीं लगेगा पेमेंट, चलो चलो पिछली डेट पे पेमेंट काट दो, तो पिछली डेट से कुछ नहीं होने वाला। अब बात समझ में आई? अब गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत देखी, गवर्नमेंट ने क्या कहा, आफ्टर और आफ्टर, और यहाँ पर क्या था, सुन लो, डेट ऑफ इनवॉइस प्रायर, डेट ऑफ पेमेंट प्रायर। तो यहाँ पर देखो तो कस्टमर की सुविधा देखी गई और यहाँ पर गवर्नमेंट की सुविधा देखी गई। अब क्लियर हुआ? और अगर दोनों आफ्टर और दोनों प्रायर हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो तुम लोग नॉर्मल रूल जानते हो, नोट कर लो इसको। समझ में आया? That was your rule number 4 of POT rules 2011.
रूल 5 की बात करते हैं। रूल 3 में क्या देखा हम लोगों ने, पीओटी रूल्स में अभी तक बेसिकली देखो तो 2 ही रूल देखे। एक रूल नंबर 3 देखा जो नॉर्मल रूल है कि 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट हो जाए, इनवॉइस इशू हो जाए तो डेट ऑफ इनवॉइस, क्यों दैट, अगर कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाए तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू न हो पाए तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये तो था नॉर्मल रूल, लेकिन इसके 2 प्रोविजो आए। प्रोविजो 1 जो बताता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, सेम वही चीज़, ईच सच इवेंट के कंप्लीशन के बाद के 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी है। सेम वही रूल 30 डेज और 45 डेज का, हर एक ऐसे इवेंट के कंप्लीट होने पर पीरियोडिकली। प्रोविजो 2 बताता है, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है मैंने बताया, कम से कम 3 महीना से ज़्यादा सर्विसेज देने में लग जाए समय, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करे, और गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों को नोटिफाई किया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए, प्रोविजो 2 बताया गया था 1000 रुपये से तक का अगर एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाता है इनवॉइस से तो उसके लिए क्या रूल है। कहा गया वो अब सर्विस प्रोवाइडर की इच्छा के ऊपर है कि वो कंप्लीशन ऑफ सर्विस को बेस लेकर के चले, हाँ या ना, या इनवॉइस को, बात खत्म, ठीक है ना। रूल 3 हो गया। रूल 4 में हम लोगों ने देखा चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। टैक्स रेट्स में अगर चेंजेस होते हैं तो क्या किया जाए। सर्विस देने के बाद अगर टैक्स रेट्स चेंज होते हैं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, यानी कि हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग की बेनिफिट देखा जाएगा। आफ्टर वाला रूल था। और अगर बिफोर हुआ है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज होने के बाद हमने सर्विस प्रोवाइड की है तो हम गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे और प्रायर वाले रूल में जाएंगे, ठीक है ना। डेट ऑफ इनवॉइस अगर पहले हुआ है तो प्रायर, आफ्टर हुआ है तो आफ्टर। याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बताता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज वेयर अ सर्विस इज टैक्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पहली बार कोई सर्विस टैक्स लगने जा रही है, टैक्स के दायरे में आ रही है, देन नो टैक्स शैल बी पेबल टू द एक्सटेंट द इनवॉइसेज हैज बीन इश्यूड। सुनो ना, अगर पहली बार कोई सर्विस टैक्स के दायरे में आई, गवर्नमेंट ने कहा 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, कई लोगों की आज़ादी हम छीनेंगे, गवर्नमेंट ने बोला। गवर्नमेंट ने कहा अब पर्टिकुलर सर्विस पर 12% के हिसाब से टैक्स लगेगा, अब तक नहीं लगता था, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। इसके पहले क्या था, टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इसके बाद से टैक्स लगेगा। फर्स्ट टाइम अगर कोई सर्विस कोई टैक्स लगने जा रही है तो अगर मैंने इस डेट के पहले तक जितने भी इनवॉइस इश्यू कर रखे हैं एंड मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है नहीं लिखा है, यानी वो प्लस, अगर इनवॉइस पहले इश्यू हो गया और पेमेंट भी उनका मिल चुका है चाहे पूरा या आधा, तो जिस एक्सटेंट तक दोनों सिमिलर हैं, 2 लाख का इनवॉइस है, 2 लाख का पेमेंट है, तो पूरा 2 लाख माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख का इनवॉइस था, 1 ही लाख पेमेंट इधर मिला है, तो 1 लाख की छूट मिलेगी। जो हमें पेमेंट मिल चुका है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जरा ढंग से देखें, नो टैक्स शैल बी पेबल टू द एक्सटेंट द इनवॉइसेस हैज बीन इश्यूड एंड द पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सच इनवॉइस बिफोर सच सर्विस बिकम पेबल। यानी इस डेट के पहले दोनों चीजें जितनी हो गई, अगर ये 2 लाख का इनवॉइस था और हमें 1 लाख मिला है, 2 लाख मिल गया तो पूरा माफ। अगर 2 लाख में से 1 लाख मिला है तो 1 लाख माफ हो जाएगा। अगर 1.5 लाख मिल गया है तो 1.5 लाख माफ होगा, बाकी 50,000 पर टैक्स लगेगा। लिखा है नो टैक्स शैल बी पेबल इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द सर्विस बिकम टैक्सेबल। अगर पेमेंट हमको यहां मिल गया है लेकिन इनवॉइस इस डेट से यहां 14 दिन के अंदर उसकी दी जा चुकी है, तो मान लो कोई पेमेंट हमको मिल चुका है और अचानक मेरे सामने डेट आई 15 अगस्त, तुरंत मुझे दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा, बेटा अब 14 दिन और हैं तुम्हारे पास इसको माफ़ करवाने के लिए। अब मेरे को 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देनी है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती ज़्यादा लिंगर ऑन हो, 14 दिन का उसने हमको सफिशिएंट टाइम दे रखा है कि आप 14 दिन के अंदर जिसको इनवॉइस इशू कर सकते हो कर लो, जिसका पेमेंट आपने पहले ले लिया है। अब क्लियर है?
तो लिखा है नो टैक्स शैल बी पेबल इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द सर्विसेज बिकम टैक्सेबल एंड इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 14 डेज ऑफ द डेट व्हेन द सर्विस इज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत आसान था समझना। नीचे देखो डबल स्टार लगा कर है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन अ केस ऑफ न्यू लेवी टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस हैज स्टिल बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 14 डेज एज अगेंस्ट नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 डेज ना, 14 दिन ही रहेगा। इस केस में कितना दिन रहेगा? 14 दिन। इस केस में फर्स्ट टाइम अगर कोई सर्विस आती है तो उसके केस में ये रूल लगेगा, क्योंकि जितना पेमेंट हमने ले लिया है तो गवर्नमेंट ने हमको टाइम लिया, बेटा हम तुम्हें थोड़ा मौका देते हैं, 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दो तो माफ़ हो जाएगा। यहाँ तक का जितना भी पेमेंट लिए हो सब माफ़ हो जाएगा। लेकिन इनवॉइस भी इशू हो चुकी है इसके पहले, पेमेंट भी ले चुके हैं, जितना सब माफ़ है। अब मान लो एक मिनट के लिए सपोज करते हैं, ये भी तो केस बन सकता है कि इसके पहले मैंने पेमेंट ले ली है 2 लाख की और इनवॉइस यहाँ तक इशू हुआ है केवल 1.5 लाख तक का, नहीं हो सकता? 50,000 जो ज़्यादा ली है इस डेट के बाद 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दो, बाकी 50,000 के लिए यहाँ इनवॉइस इशू कर दो, बाकी 50,000 के लिए तो सब माफ़ हो जाएगा। नहीं समझे बात? खत्म। तो ज़रा देखिए पेज नंबर 31 में कुछ बचा है? नहीं। पेज नंबर 32 में कुछ बचा है? नहीं। पेज नंबर 33 में कुछ बचा है? नहीं। पेज नंबर 34 में कुछ बचा है? सबसे ऊपर का एक पॉइंट, चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। ठीक, चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स शैल इंक्लूड अ चेंज इन द पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज पेबल इन टर्म्स ऑफ अ नोटिफिकेशन इशूड। छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं। तो हम लोग का ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को इस पर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की दी गई है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 2 चीज़ें, एक तो पीओटी रूल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इंडिविजुअल एचयूएफ को एक बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। इनवॉइस का जितना भी सिस्टम हम पढ़ेंगे ना सब बेकार पढ़ा। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसकी ग्रॉस रिसीट 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए है, वो रूल 3 अप्लाई ना करे, रूल 4 अप्लाई ना करे, बिल्कुल रूल 5 पर जाए ही ना। उसके लिए बिल्कुल अलग रूल बना है, अगर वो वहाँ जाना चाहता है तो वहाँ वो जा सकता है। जो पहले रूल चलता था कभी, उसको रखा गया है। अभी भी इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स एक तरह से मान सकते हो। हम यहाँ वो स्मॉल एसएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो टैक्सेबल दायरे में तो आते हैं 10 लाख से ऊपर, लेकिन 50 लाख तक की लिमिट में। हम उनकी बात अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।